नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को समझेंगे। इस बार की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट आई थी 17 जुलाई 1984 को, 1984 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस फजल अली ने जजमेंट लिखी थी। बाकी 2 जजेस ने भी कॉन्करिंग जजमेंट लिखी थी। कॉन्करिंग जजमेंट का मतलब होता है कि जब आप फैसले से तो एग्री करते हो लेकिन उसकी कुछ रीजनिंग आप डिफर करते हो या कोई पॉइंट आपका अलग है। इसमें राम जेठमलानी जो है वो अक्यूज के वकील थे। ये केस लैंडमार्क है जिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जब किसी क्राइम का डायरेक्टली कोई प्रूफ ना हो, क्राइम होते हुए डायरेक्टली किसी ने देखा ना हो, तो सर्कमस्टांसिस से या परिस्थितियों से वो क्राइम प्रूव किया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, लगभग हर जजमेंट में इस केस का नाम मेंशन जरूर होता है। शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस की कहानी, इस केस के फैक्ट्स एक बार समझ लेते हैं। मंजू और शरद बिरदीचंद, इनकी शादी होती है फरवरी 1982 में। मंजू की डेथ का एक केस है कि उनका सुसाइड हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। फरवरी में उनकी शादी हुई। बहुत ही उम्मीदों और खुशी से मंजू ने शादी की थी। ये लोग रहते हैं तक्षशिला अपार्टमेंट्स, पुणे में। मंजू का होम टाउन बीड महाराष्ट्र में है और वो शादी करके आई हैं पुणे में। लड़के के पेरेंट्स किसी और घर में रहते हैं। लड़का शरद अपने भाई के साथ, उनकी पत्नी है अनुराधा और उनके 3 बच्चे उनके साथ रहते हैं। मंजू जो है बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव लड़की हैं। वो हस्बैंड के ट्रीटमेंट से खुश नहीं थी। उनके सपने चूर हुए, पर वो बड़े दिल की हैं। शी इज़ विलिंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने पाया कि चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं हैं। ये खुद मंजू के वर्ड्स हैं। उन्हें अनपेड लेबर जैसा ट्रीट किया जाता था, फिर भी उन्होंने सॉफ्ट फ्रेम ऑफ माइंड रखा, किसी से शिकायत नहीं की। एक बार बस उन्होंने पति को कहा कि आप मुझसे नफरत करते हो। वो 12 जुलाई 1982 को, 12 जून 1982 को, तो फरवरी में उनकी शादी हुई 11 फरवरी को, और 12 जून 1982, 4 महीने के अंदर अंदर वो मृत पाई गई अपने फ्लैट में। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि शरद ने उनको मारा है। शरद की एक और महिला से नज़दीकियां हैं, उस महिला का नाम उज्ज्वला है, और अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दिया और मर्डर किया है 11 और 12 जून की रात को। शरद या डिफेंस के वकील ये बोलते हैं कि सुसाइड है, पति ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा और मंजू बहुत ही सेंसिटिव थी, उन्होंने परेशान होकर सुसाइड किया। ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा मर्डर है। उनकी मृत्यु पोटाशियम साइनाइड की डोज से हुई थी। उन्होंने मरने से पहले इन 4 महीनों के दौरान वो 3 बार अपने घर गई हैं बीड, और उन्होंने 3 लेटर्स लिखे हैं। 2 अपनी एक छोटी बहन को, एक उन्होंने अपनी फ्रेंड को लिखा है। जब वो पहली बार अपने घर गई मार्च में, फरवरी में ही, तो काफ़ी खुश थी। मार्च में शरद ने अपनी वाइफ को उज्ज्वला से एक बार मिलवाया। जब वो अप्रैल में घर गई तो वो परेशान थी मंजू, और आखिरी बार जब वो घर गई हैं वो मई का एंड और जून के स्टार्टिंग में वापस आ गई थी। वापस आने के लिए शरद के फादर यानी मंजू के फादर इन लॉ, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब ठीक होगा। और शरद की सिस्टर शोभा की सगाई थी 13 जून को। तो 13 जून को मंजू की डेथ होती है 11 और 12 जून की रात को। शोभा की सगाई थी 13 जून को, तो फंक्शन था, इसलिए शरद के फादर आके मंजू को उनके मायके से ससुराल ले गए। अब ये लास्ट जो विजिट थी उनकी 25 मई से 3 जून के बीच की थी। अब मंजू रात को 11 बजे अनुराधा, जो कि शरद के भाई की वाइफ हैं और उनके 3 बच्चे हैं, अनुराधा और उनके 3 बच्चों के साथ रात को 11 बजे ऑटो से वापस आती हैं। लगभग 15-20 मिनट के बाद शरद भी वापस आते हैं। अब प्रोसिक्यूशन का एक केस है कि तब पोटाशियम साइनाइड की डोज दे के मारा। शरद का ये कहना है कि जब वो फ्लैट पर वापस आए, उनको लगा मंजू सोई हुई है, पर लगभग 1 घंटे के बाद भी जब उन्होंने देखा कि कोई मूवमेंट नहीं है तो उन्हें अजीब लगा और उन्होंने अपने भाई को उठाया।
फिर वो एक फैमिली डॉक्टर को बुला के लेके आए और फैमिली डॉक्टर ने कहा कि ये डेथ है और अननेचुरल डेथ है, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। अब प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो 5 बातों पर आधारित है। पहला कि रिटन डाइंग डिक्लेरेशन है, वो जो लेटर्स मंजू ने लिखे हैं अपनी बहन को और अपने दोस्त को, वो। दूसरा मंजू के फैमिली की गवाही, उनके पेरेंट्स की, सिस्टर की और उनकी फ्रेंड की, ये गवाही। तीसरा लास्ट सीन, मंजू को आखिरी बार उनके हस्बैंड के साथ देखा गया था। चौथा मंजू की डेथ के बाद शरद का अननेचुरल कंडक्ट था। और लास्ट है मेडिकल एविडेंस। तो ये 5 चीज़ें के बेस पे प्रोसिक्यूशन का केस आधारित है। अब डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले पार्ट में है। उसमें 2 चीज़ें हैं कि कोई इंसान कोई अगर स्टेटमेंट दे कॉज ऑफ डेथ के लिए वो, या फिर एनी ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, या कोई ऐसी परिस्थितियां बताए उस ट्रांजैक्शन का जिनसे वो डेथ हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लेटर्स हैं वो ट्रांजैक्शन बता रही हैं उन सर्कमस्टांसिस की जिनसे डेथ हुई है, तो उन लेटर को एडमिट किया जाए। क्योंकि अक्यूज के वकील ने कहा था कि लेटर्स को एडमिट नहीं कर सकते, इनका ये एविडेंस इनको माना नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 32(1) की सेकंड पार्ट में इनको एडमिट किया जा सकता, इनको लिया जा सकता है एविडेंस के तौर पे, क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस बता रहे हैं। अब 3 लेटर्स हैं और वो लेटर्स के वर्ड्स एग्जैक्ट मंजू के वर्ड्स में ही पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। जो उन्होंने अपनी बहन को लिखे हैं 2 लेटर्स, उनमें से एक लेटर में मंजू लिखती हैं, मंजू के शब्द हैं, खत तो सभी उत्सुकता से पढ़ते हैं, कहीं किसी के हाथ पड़ सकता है, ऐसी रिस्क नहीं लेनी है, इसलिए मैंने तुम्हें आज दूसरा खत लिखने को लिया। अब इसी लेटर में आगे लिखा है, जब तक संभाल सकती हूँ ठीक है, जब असंभव हो जाएगा तो फिर रास्ता निकालना पड़ेगा, देखेंगे क्या होता है। और इन्हीं लेटर्स में ही वो लिखती हैं मंजू कि इस घर में बहू की कीमत मजदूर से ज़्यादा नहीं है। आगे लिखती हैं, ये पूरी स्टोरी नहीं है, मतलब बीच के पैराग्राफ्स हैं। मंजू लिखती हैं कि दिल तो करता था बाई और भाऊ साहब, मतलब मंजू के पेरेंट्स को सब बताऊं, मगर उनको दुख देकर क्या फ़ायदा, अपने अपने नसीब देखेंगे, नतीजा क्या निकलता है, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है पर बता नहीं सकती। अब सेकंड इनको देख अंदाज़ा लगता है कि मंजू बहुत ही सेंसिटिव हैं, वो बहुत ही सीक्रेटिव हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना चाहती हैं। एक और लेटर में जो उनका लास्ट लेटर था, ये उन्होंने जून के स्टार्टिंग में लिखा था, उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ खुश हूँ, इससे उनके शब्द थे। और इसमें कोई उन्होंने इल ट्रीटमेंट की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है और तैयारियाँ अच्छे से नहीं हो रही है। फंक्शन था शरद की सिस्टर की सगाई का, सगाई 13 जून को होनी थी, लेकिन इस लेटर में उन्होंने हिंट दिया कि वो शायद घर कभी ना आ पाए, क्योंकि तब तक वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने का मन बना चुकी थी शायद। अब एक लेटर उन्होंने अपनी दोस्त जिसका नाम वाहिनी है उनको लिखा था। इसमें कुछ अपने हस्बैंड के खिलाफ क्लियर कंप्लेंट्स लिखी थी कि ससुराल में सब अच्छे हैं पर सब बड़े हैं, कोई काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती, इसलिए मन में डर और कन्फ्यूज़न रहता है, पति बात नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि जिस दिन इनकी अकड़ थोड़ी कम हो तो मेरे से किस्मत वाला कोई नहीं, पर उस दिन तक पता नहीं मैं जिंदा भी रहूँगी कि नहीं। ये सब मंजू के वर्ड्स हैं। तो इसमें ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म साथ दिखता है, डिप्रेस्ड भी हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। अब ये थे लेटर्स। लड़की की फैमिली या उनकी दोस्त की गवाही को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि वो एग्जैजरेट की गई हैं और वो कहानी जो उनकी फैमिली ने बताई वो लेटर से मैच नहीं करती है। अब पॉइज़न की बात, पॉइज़न पोटाशियम साइनाइड दिया गया है। अगर शरद ने पॉइज़न दिया जब मंजू जागी हुई हो तो मंजू रजिस्ट करती, फिजिकली रजिस्ट करती, तो कुछ बॉडी पे निशान होते, ऐसी कोई निशान उनके बॉडी पे नहीं है। या वो चिल्लाती तो आसपास के फ्लैट्स के लोगों को पता चलता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अगर पानी में मिला कर दिया होता तो मंजू को पता चल जाता कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मंजू एक केमिस्ट हैं, उन्होंने बीएससी पास की हुई है,
तो फिर वो अलर्ट हो जाती और उनका मर्डर करना मुश्किल हो जाता। तीसरा है मैकेनिकल सफोकेशन, या ज़बरदस्ती गला दबाकर हो सकता है उन्हें फिर पॉइजन दिया गया हो, लेकिन ये बात भी ये मेडिकल एविडेंस के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ। अब एक डॉक्टर बनर्जी हैं जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दी है, उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके एक कागज़ में लिखा पहले टाइम सिंस डेथ, और नीचे लिखा हुआ है कैन बी अ केस ऑफ सुसाइडल डेथ। तो 7 अक्षर लिखे हुए हैं, कैन बी अ केस ऑफ सुसाइडल डेथ, और वो काट दिया गया है। डॉक्टर ने अपनी गवाही के दौरान ट्रायल कोर्ट में बताया कि टाइम सिंस डेथ उन्होंने 2 बार मेंशन कर दिया था, इसलिए उन्होंने काटा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद देखा कि वो 7 अक्षर हैं और नीचे पढ़ा जा रहा है कि कैन बी अ केस ऑफ सुसाइडल डेथ। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलते हैं कि साइनाइड जो है वो केमिकल्स, एक बेसिक केमिकल भी होता है प्लास्टिक बनाने का, और मंजू की फैमिली का प्लास्टिक की एक फैक्ट्री है बीड में, और मंजू जब लास्ट टाइम गई थी तो उनको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन शरद को अवेलेबल कैसा होगा ये प्रोसिक्यूशन ने नहीं बताया। अब हाई कोर्ट ने 17 परिस्थितियां बताई, जिसमें से 10 परिस्थितियों को शरद को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। अब सेक्शन 313 सीआरपीसी 313 सीआरपीसी, इसमें कोर्ट जो है, जज जो है, वो एक्यूज से जो भी उसके खिलाफ सर्कमस्टांसिस होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने का मौका देता है, और जिन सर्कमस्टांसिस को एक्सप्लेन करने का मौका ना दिया जाए उनको उन अक्यूज के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। इस सेक्शन 313 सीआरपीसी में जज अक्यूज को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। तो 17 में से 10 को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, तो उनको उन अक्यूज के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि बहन की सगाई है 13 जून को, तो मर्डर करने का दिन 11 और 12 जून को क्यों चुनेंगे शरद? कुछ दिन पहले वो घूमने गए थे मंजू और शरद एक साथ, वहाँ मर्डर किया जा सकता था। 4 महीने लगभग वो एक साथ एक कमरे में ही रहते थे, साथ होते थे बहुत, तब काफ़ी मौके थे। या फिर अपनी बहन की शादी का वेट कर सकते हैं, उसके बाद भी मर्डर किया जा सकता था। तो वो इस दिन का, यही दिन क्यों चुनेंगे मर्डर करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि जब भी पॉइजन से मर्डर किया जाए तो 4 चीज़ों को प्रूव करना ज़रूरी है। जब भी किसी को जहर दे के मर्डर किया जाता है तो 4 चीज़ें। पहला, मोटिव होना चाहिए जहर देने का। दूसरा, मौत जो है वो जहर से होनी चाहिए, इस केस में हुई है, मेडिकल एविडेंस बोलता है पोटेशियम साइनाइड से मौत हुई है। तीसरा, आरोपी के पोजेशन में जहर हो। चौथा, जहर देने का मौका हो। तो 4 में से 2 चीज़ें तो हैं इस केस में, कि मौत जो है वो जहर से हुई है और मौका भी था जहर देने का। लेकिन आरोपी की पोजेशन में जहर हो, ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया, और वो उजावला वाली स्टोरी भी प्रोसिक्यूशन ने अच्छे से नहीं समझाई, कुछ भी नहीं प्रूव किया उसमें। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि मंजू के पास तो जहर लेने का मौका था, जहर अपने पोजेशन में लेने का, लेकिन शरद के पास नहीं था, या प्रोसिक्यूशन ने ऐसा नहीं बताया है। अब 5 गोल्डन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने कहे जिसके लिए लैंडमार्क केस है, ये पैराग्राफ नंबर 163 में है। उन 5 प्रिंसिपल्स में कहा गया है, पहला कि सर्कमस्टांसेस शुड बी फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, जो परिस्थितियां हैं उनको वो पूरे से एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और मस्ट भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, मे भी एस्टेब्लिश नहीं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, वो सर्कमस्टांसेस सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो, तो सर्कमस्टांसेस अच्छे से एस्टेब्लिश होने चाहिए और वो सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हो अक्यूज की। तीसरा, वो सर्कमस्टांसेस कंक्लूसिव हो, पक्के हों। फोर्थ है कि कोई और वर्जन पॉसिबल ही ना हो अक्यूज की इनोसेंस का। तो पहला, सर्कमस्टांसेस पूरी तरह से एस्टेब्लिश होने चाहिए। दूसरा, वो सर्कमस्टांसेस सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा करने चाहिए, वो सर्कमस्टांसेस कंक्लूसिव हो। और चौथा है कि कोई और वर्जन पॉसिबल ही ना हो अक्यूज की इनोसेंस का, सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा हो। लास्ट है, चेन ऑफ एविडेंस बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, चेन जो है वो पूरी होनी चाहिए, विच मस्ट शो इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी दैट द क्राइम इज कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, कि क्राइम सिर्फ अक्यूज ने किया है इसकी तरफ इशारा होना चाहिए, ये चेन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि प्रोसिक्यूशंस केस मस्ट स्टैंड और फॉल ऑन इट्स ओन लेग्स,
एंड इट कैन नॉट डिराइव एनी स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिफेंस वीकनेस। मतलब कि अपने ही पैरों पे प्रोसिक्यूशन का केस खड़ा होना चाहिए, खुद केस पक्का होना चाहिए। डिफेंस ने या अक्यूज ने जो डिफेंस लिया है अगर वो कमज़ोर है उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि अगर दो व्यूज़ पॉसिबल हैं तो उसका बेनिफिट अक्यूज को मिलना चाहिए। अब वर्स्ट केस सिनारियो में, इस केस में मर्डर भी पॉसिबल है और सुसाइड किया है ये भी पॉसिबल है, तो इसका बेनिफिट अक्यूज को मिलेगा, जिसका मतलब है कि उन्होंने सुसाइड किया है मंजू ने। अब सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है कि सस्पिशन हाउएवर ग्रेट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ लीगल प्रूफ। सिर्फ शक चाहे कितना भी आपका बड़ा क्यों ना हो, आप वो लीगल प्रूफ के बिना किसी काम का नहीं है। फाउलर द क्राइम हायर द प्रूफ। जितना बुरा क्राइम किया गया है उतना ही ज़्यादा प्रूफ का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शरद को एक्विट किया, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनका गिल्ट प्रूव नहीं किया था। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों के पास शायद फैमिली को देने के लिए टाइम कम होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज लिख रहे हैं, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और शायद जजेस। तो ये केस ऐसे लोगों के लिए एक आई ओपनर, एक आंख खोलने वाली घटना होनी चाहिए। तो ये था हमारा इस बार का लैंडमार्क केस, जिसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स समझाए गए जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है। तो कहीं भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो तो ये 5 परिस्थितियाँ ज़रूर प्रूव होनी चाहिए। हम अगले वीडियो में लैंडमार्क केस कोई और आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, थैंक यू।